हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और आज हम करने वाले हैं आपकी हिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। चलिए इसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। सबसे पहले एमसीक्यू की जर्नी पे पहुंचने के लिए evidyarthi.in की वेबसाइट पे जाइए। मेन मेन्यू में क्लिक करने पे आइकन्स दिखेंगे, देन स्कूल पे क्लिक करने पे आपको क्लास पूछा जाएगा। क्लास 8 पे हम पहुंचेंगे, 8 हिस्ट्री का कॉलम दबा देंगे। सो हिस्ट्री क्लास 8 से रिलेटेड आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे एमसीक्यू, रिवीजन नोटबुक्स एंड प्रीवियस ईयर सब कुछ मिल जाएगा। सो बेसिकली एमसीक्यू पे क्लिक कर देंगे हम लोग। हमें कौन से चैप्टर का करना है भाई? हमें करना है क्लास 8 वुमेन क्लास एंड रिफॉर्म एंड देन वी विल बी हियर विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन करते हैं हम, हु सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, तो इसमें बहुत सारे नेशनलिस्ट, रिफॉर्मर्स एंड एक्टिविस्ट का नाम बताया गया है और उनके बारे में बताया कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को सपोर्ट सबसे ज्यादा किसने किया था। बेसिकली ये जो चैप्टर है अनटचेबिलिटी के ऊपर भी शामिल है। तो अनटचेबिलिटी एक टाइम पे जो ये हुए थे, क्या नाम है इनका, पेरियर, ठीक है, रामास्वामी, ईवी रामास्वामी पेरियर, इनको पेरियर बोला जाता था, इनको पेरियर टाइटल मिला था। तो एक टाइम पे इन्हें भी अनटचेबिलिटी सहनी पड़ी थी। जब ये शायद कांग्रेस का कुछ टेंट वेंट लगा था, ये इनको जाना था किसी से मिलने, तो बेसिकली इनको बैठने ही नहीं दिया, सीट पे पास में इनको बैठने नहीं दिया, सब इनसे दूर दूर जा रहे थे। उस वक्त पे इन्होंने आह्वान किया कि सीरियसली अनटचेबिलिटी कितना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इंडिया में अभी प्रचलित है और अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना है जैसा है। मतलब हम हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की क्या दशा होगी अगर कोई हमारे साथ ऐसे बर्ताव करे जैसे हम इस ब्रह्मांड के ही नहीं है। तो बेसिकली ईवी रामस्वामी पेरियर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का इजाद किया था, सपोर्ट भी किया था। मुमताज अली की बात करी जाए तो मुमताज अली नहीं होगा। मुमताज अली ने बेसिकली उर्दू के ऊपर एंड मुस्लिम वुमेन्स एंड वुमेन्स के ऊपर इन्होंने एजुकेशन के रिगार्डिंग इन्होंने सपोर्ट किया था उस वक्त पे, और कि एजुकेशन वुमेन्स की और अच्छी होनी चाहिए, इन सब के ऊपर मुमताज अली का हाथ था। राम मोहन रॉय ऑब्वियसली हम जानते हैं ब्राह्मो समाज के फाउंडर रह चुके हैं। राम मोहन रॉय ने विडो रीमैरिज, सोशल रिफॉर्म करा है। ही इज लाइक एन इंडियन नेशनलिस्ट भी कह सकते हैं। इन्होंने अपने थिंकिंग एंड अपने प्रोस्पेक्टिव्स के साथ पूरे रिनाइसेंस को चेंज करा है। ही इज लाइक अ फादर ऑफ रिनाइसेंस, एक पूरा इवोल्यूशनरी चेंज लेकर आए थे ये हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर। तो एंड ये भी नहीं होगा पंडिता रामाबाई के बारे में बताया जाए तो वो भी वुमेन्स का विडो रीमैरिज के ऊपर भी उन्होंने काफी ज्यादा एजिटेट किया था। वुमेन्स को राइट मिलना चाहिए, उनको सोशल प्रैक्टिसेस में दखल देने के लिए उनको दखल देने के लिए मना करा जाता था। वुमेन्स को कहीं भी घुसने नहीं दिया जाता था, कहीं भी उनको पर्टिकुलर राइट से उन्हें दूर रखा जाता था। बेसिकली एजुकेशन राइट के लिए भी पंडिता रामाबाई ने काफी ज्यादा एजुकेट किया है, स्ट्रगल किया है। तो बेसिकली हमारा आंसर होगा पेरियर, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का पेरियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है द आइडिया ऑफ विडो रीमैरिज वाज एडवोकेटेड बाय। तो विडो रीमैरिज का आइडिया किसने एडवोकेट किया था? यहाँ पे ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फूले, पेरियर, पंडिता रामाबाई। अब पंडिता रामाबाई की बात करी जाए तो डिवोर्सी वुमेन्स को उन्होंने शेल्टर दिया था, क्योंकि उस वक्त पे डिवोर्स मतलब इतना ज्यादा ऐसी बात थी कि मतलब डिवोर्स ले रहे हैं, तो डिवोर्स उस वक्त पे इतना ज्यादा मॉडर्नाइज आइडिया नहीं माना जाता था। जो विवाहित स्त्री अपने पति से डिवोर्स लेती थी तो उसे काफी ज्यादा झेलना पड़ता था समाज के अंदर, उत्पीड़ना। तो बेसिकली पंडिता रामाबाई ने इन सब चीजों में अपना योगदान दिया है। पेरियर मैंने जैसे बताया अनटचेबिलिटी में उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में योगदान दिया है। ज्योतिराव फूले ने वुमेन्स के एजुकेशन के ऊपर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती राइट आंसर होगा। विडो रीमैरिज का सबसे ज्यादा दयानंद सरस्वती ने योगदान दिया था इसमें। आर्य समाज के वो फाउंडर भी रह चुके हैं। उन्होंने इवन ये भी बोला था कि अगर एक विवाहित स्त्री के जो पति हैं वो इम्पोर्टेंट है तो किसी और के साथ भी शादी कर सकती हैं। विडो की अगर विडो ऑब्वियसली उसी को कहा जाता है जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो विडो क्या कर सकती है, एक और अलग इंसान के साथ शादी कर सकती है, उसको ये हक मिलेगा हमारे समाज के अंदर। सो द राइट आंसर विल बी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं,
फिर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। द सत्य शोधक समाज एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। अब ऐसे तो बहुत से समाज उस वक्त पे स्टैब्लिश हुए थे। सत्य शोधक समाज आ गया, आर्य समाज हो गया, और वेद समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया। तो वैसे एक सत्य शोधक समाज करके भी था, जिसमें बेसिकली इसलिए सेटअप हुआ था क्योंकि जितने भी अंडर प्रिविलेज ग्रुप है, जैसे कि आप ले लीजिए वुमेन्स ले लीजिए, दलित ले लीजिए, अनटचेबल्स ले लीजिए, उनको राइट्स दिलाने के लिए, एक सोशल रिफॉर्म करने के लिए हमारी सोसाइटी के अंदर, इसलिए समाज सेटअप हुआ था। तो बेसिकली ऑप्शन है मुमताज अली, पेरियर, ज्योतिराव फूले, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, सो बेसिकली इसका आंसर होगा ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक, ये जो हमारा सत्य शोधक समाज है, इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, मुमताज अली इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुमताज अली ने किसी समाज की प्रार्थना, मतलब समाज का एक एस्टैब्लिशमेंट नहीं करा था। पेरियर ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में रहे हैं, और बी आर अम्बेडकर अनटचेबल से रिलेटेड मूवमेंट्स में रहे हैं। ठीक है, तो आंसर होगा ज्योतिराव फूले। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। अब यहाँ पे विडो रीमैरिज एक्ट की बात कराई जा रही है, यानी कि जब एक पतिव्रता स्त्री की पति की मृत्यु हो जाती है तब वो विडो हो जाती है, राइट। सो विडो फिर से शादी कर पाए, इसीलिए एक एक्ट बनाया गया, जो एक्ट के लिए भाई जान लगा दी थी राजा राम मोहन रॉय ने, और ऐसे ही कई और भी लोग थे। इसी चैप्टर में था ईश्वर चंद्र विद्यासागर आ जाते हैं, पंडिता रामाबाई, ज्योतिराव फूले, इतने अच्छे सेनानी और इतने ज्यादा डेवलप्ड सोच के वहां उस वक्त पे लोग थे। तो बेसिकली राजा राम मोहन रॉय ने बहुत ज्यादा इसमें अपनी पूरी कड़ी मेहनत लगा दी थी, जिससे विडो रीमैरिज कर पाए। ठीक है, साथ ही साथ इसको जो बेसिकली इसका जो सैंक्शन हुआ था, फॉर्मेशन हुई थी, प्रिपरेशन हुई थी, वो आपका लॉर्ड डलहौजी ने कर दिया था, लॉर्ड बैंटिक ने कर दिया था। उस वक्त पे इन लोगों ने भी इसको एक तरीके से सैंक्शन दिया था। तो बेसिकली विडो रीमैरिज एक्ट 1829 के करीब तक ये एक तरीके से अबॉलिश हो चुका था, और इस पे एक्ट बन गया था 1856 में। सो विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856। फिर हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच इज व्हाट इज कूलीशिप। ठीक है, कूलीशिप क्या। तो बेसिकली आपकी जो बुक है, बुक के अंदर ब्रॉडिंग वे में, तो डिटेल्ड वे में कूलीशिप के बारे में दे नहीं रखा है। साइड में कॉलम के अंदर कूलीशिप के बारे में जानकारी है थोड़ी बहुत, तो उसी से एमसीक्यू तो कहीं से भी कोने कोने से छाट के आ जाता है। तो बेसिकली कूलीशिप में क्या होता था कि एक बड़ी सी शिप, एक बड़ा सा जहाज, उसके अंदर इंडियन लेबर्स को भरा जाता था काम करने के लिए, हार्ड वर्क कराने के लिए, एंड देन दे हैव टू उनको एक तरीके से मॉरिशस भेज दिया जाता था। ईस्टर्न साउदर्न अफ्रीका के पास पड़ता है मॉरिशस, तो मॉरिशस भेजा जाता था जहाज के थ्रू। तो इट वाज अ कूली शिप। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन है लगेज लिफ्टेड एट रेलवे प्लेटफॉर्म। जैसे आप कूली सुनेंगे आपको रेलवे प्लेटफॉर्म की याद आ जाएगी, अरे यार रेलवे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड होगा, बट कूली शिप इसलिए कहा जाता था क्योंकि कूली भी वजन उठाता है, हार्डवर्क करता है, एंड वहां पे जितने मॉरिशस में जितने लेबर जाने वाले थे वो भी उनसे भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क कराया जा रहा था। कोई प्लांटेशन में जा रहा था, कोई एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहा था। तो बेसिकली आपको तो पता है कि इंडिया में लेबर कितने चीप थे और बहुत अच्छा काम करते थे, इसीलिए उन्हें शिप में भर भर के ले जाया जाता था। सो ऑप्शन है हमारा शिप दैट कैरी मेनी इंडियंस टू मॉरिशस एसोसिएटेड ऑफ कूलीज, नन ऑफ देम। तो बेसिकली आंसर होगा शिप दैट कैरीज मेनी इंडियंस टू मॉरिशस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ईवी रामास्वामी वाज नोन बाय द नेम। ठीक है, जहाँ पे बोला गया ईवी रामास्वामी वाज नोन बाय द नेम, तो आपने बहुत बार अपने बुक में पढ़ा होगा कि इनको पेरियर करके बुलाया जा रहा है। पेरियर का मतलब होता है एक ओल्ड मैन, एक ओल्ड होता है थलाइवा टाइप, एक बॉस टाइप, लीडर टाइप, उसको पेरियर बोला जाता है। लेकिन रिस्पेक्टेड मैनर को पेरियर बोला जाता है तमिल लैंग्वेज के अंदर। सो बेसिकली इनको पेरियर बोला जाता था। अब आप विद्यासागर की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके आगे कोई टाइटल नहीं लगता। दयानंद सरस्वती की बात करें, इनके आगे शायद स्वामी लगता होगा। स्वामी विवेकानंद इनके आगे स्वामी लगता है। तो बेसिकली ऐसे बहुत से, आप गांधी जी की बात करें तो गांधी जी के आगे महात्मा लगा है। तो ऐसे इनके आगे भी एक टाइटल लगता था पेरियर, यानी कि एक रिस्पेक्टेड लीडर इन तमिल लैंग्वेज। ओके,
देन हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड अंबेडकर लेड 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स। तो बेसिकली जब अंबेडकर जी अपनी थीसिस पूरी करके वो बाहर विदेश में पढ़ते थे, बाहर विदेश में पढ़ के जब वो इंडिया लौटे तो उन्होंने देखा कि कितना ज्यादा अनटचेबिलिटी यहाँ पे अभी भी बरकरार है, क्योंकि वो खुद महर क्लास से थे जो एक अनटचेबल क्लास मानी जाती थी। तो यहाँ पे इंडिया में तो कुछ लोगों के द्वारा मानी जाती थी क्योंकि वर्ण सिस्टम उस वक्त पे बरकरार था। ठीक है, सो बेसिकली जो अंबेडकर जी थे उन्होंने यही एक सोच रखी कि मैं इसे बिल्कुल खत्म करके ही वापस विदेश लौटूंगा, वरना नहीं लौटूंगा। तो बेसिकली उन्होंने स्टडीज पूरी करके 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट उन्होंने लड़े। बेसिकली इसमें क्या था कि जितने भी अनटचेबल या दलित हैं उनको घुसने नहीं दिया जाता था मंदिरों में, ये कह के कि वो अछूत हैं। तो बेसिकली 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट मतलब बार बार करके लगातार ये एंट्री मूवमेंट्स चलते रहे। तो बेसिकली 1927 से लेकर 1935 तक ये तीनों के तीनों मूवमेंट बरकरार तौर पर चलते रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड बाय। तो प्रार्थना समाज की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन है HLV डेरोजियो, स्वामी विवेकानंद, RG भंडारकर, राजा राम मोहन रॉय। तो बेसिकली आंसर है RG भंडारकर। प्रार्थना समाज में बेसिकली ये सोशल रिफॉर्म करने के लिए था, वुमेन्स को राइट दिलाने के लिए था, चाइल्ड मैरिज अबॉलिश करने के लिए था। तो प्रार्थना समाज इसलिए बनाया गया था RG भंडारकर द्वारा। HLV डेरोजियो के आगे, HLV डेरोजियो के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, वो हम पीछे बता देंगे कि HLV डेरोजियो कौन थे। स्वामी विवेकानंद हम जानते हैं भाई, वो एक बहुत बड़े सेंट रहे हैं, मॉन्क रहे हैं और चीफ डिसाइपल रहे हैं रामकृष्ण स्वामी के। बंगाल अगर आप कभी भी कोलकाता जाते हैं तो वहां पे आपको दिखेगा कि रामकृष्ण कौन थे, ही वाज आल्सो अ सेंट। ठीक है, वो काली माँ के दूत माने जाते थे और उन्हीं के चीफ डिसाइपल थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने हमारे फॉरेन में जाके हमारे इंडिया के बारे में बहुत अच्छी स्पीचेस दी हैं। तो बेसिकली स्वामी विवेकानंद नहीं होगा, प्रार्थना समाज RG भंडारकर ने। RG भंडारकर खुद एक सोशल रिफॉर्मर रह चुके हैं, एक्टिविस्ट रह चुके हैं। इंडिया में एक पर्टिकुलर इवोल्यूशन बरकरार करने के लिए, लेकिन इवोल्यूशन एक पूरा चेंज लेने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था, पूरा चेंज लेकर आए थे। राजा राम मोहन रॉय हम जानते हैं, विडो एंड चाइल्ड लेबर इन समय उनका काफी ज्यादा नाम आया है। तो आंसर होगा RG भंडारकर, प्रार्थना समाज के फाउंडर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देखिए HLV डेरोजियो पे ही यहाँ पे अब आपको पता चल जाएगा कि ये कौन थे। सो बेसिकली विच ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय HLV डेरोजियो। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो इनको बोला जाता था। इसका आंसर होगा यंग बंगाल, क्योंकि HLV डेरोजियो देखा जाए तो उनको फर्स्ट फ्री इंडिया मॉडर्न पोएट का खिताब मिल रखा है, बहुत सारे अवार्ड्स मिल रखे हैं। इवन RG भंडारकर को भी बहुत सारे अवार्ड्स मिल रखे हैं। बेसिकली इनका रिफॉर्म मूवमेंट कौन सा, यंग बंगाल। यंग बंगाल क्या था बेसिकली कि जितने भी मॉडर्न साइंटिफिक, जो भी मॉडर्न वो साइंस की जो बातें आ रही थी, यानी कि मॉडर्न स्टडीज, एजुकेशन जो भी आ रहा था, जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आए थे, फ्रेंच आया था, तो इन सब को नहीं पढ़वाना चाहते थे HLV डेरोजियो। वो चाहते थे कि हमारे संस्कृत को आगे बढ़ाया जाए, हमारे जितने भी इतनी खूबसूरत लैंग्वेजेस है उनको ही बच्चे पढ़े। तो यंग बंगाल का एक कॉलेज भी है, यंग बंगाल, यानी कि जितने भी यंग बच्चे हैं, यंग बंगाल यानी कि बंगाल से रिलेट करते थे, बंगाल की तरफ से थे वो लोग। तो वो चाहते थे कि जितनी भी हमारी इंडियन ट्रेडिशन है, इंडियन एजुकेशन है, वो बरकरार रहे। कोई मॉडर्न एजुकेशन, क्रिश्चियनिटी, यूरोपियन आर्ट, यूरोपियन मैनर, ये सब ना सीखे बच्चे। तो बेसिकली यंग बंगाल वाज द रिफॉर्मिंग मूवमेंट। ब्राह्मो समाज नहीं होगा, ब्राह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय ने स्टैब्लिश किया था। वेद समाज ये था कि वेद, जितने भी हमें वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये हमारे 4 वेद हैं। तो इस वेद में से हम लोग प्रैक्टिसेस करें, बिलीव्स यूज करें। तो वेद समाज ये बोलना चाहता था कि वेदों से हमें ज्ञान लेना चाहिए, वेद समाज इसलिए था। और अलीगढ़ मूवमेंट बेसिकली अलीगढ़ मूवमेंट सैयद ऐसे करके कुछ उनका नाम था, सैयद अहमद ने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर जितनी भी मुस्लिम वुमेन्स हैं उनको एजुकेशन प्राप्त हो, ठीक है, और सोशल रिफॉर्मेशन। ठीक है, तो बेसिकली आंसर होगा यंग बंगाल। क्वेश्चन नंबर 10, हु स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कोलकाता। पटना और कोलकाता में मुस्लिम लड़कियों के लिए
स्कूल्स बनाए गए थे, स्कूल इस्टेब्लिश करे गए थे, वो किसने करे थे? तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे मुमताज अली, बेगम रुकैया, शेखावत हुसैन, सैयद अहमद खान और नन ऑफ दीज। देखिए सैयद अहमद खान जो है वो अलीगढ़ मूवमेंट के रचयिता रह चुके हैं। मुमताज अली जो है, मुमताज अली बेसिकली जितने भी इसमें इधर आपको रिफॉर्मर ही दिखेंगे जिन्होंने वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया है, या तो वुमेन्स की शादी फिर से कराने का योगदान दिया, या तो उनको चाइल्ड लेबर से बचाने का, चाइल्ड मैरिज से बचाने का, और हर तरीके से लाइक वुमेन्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया इन सारे के सारे रिफॉर्मर्स ने। तो बेगम रुकैया शेखावत राइट आंसर होगा। इन्होंने पटना और कलकत्ता में स्कूल्स बनाए थे लड़कियों के लिए, छोटी छोटी बच्चियों के लिए। बेगम रुकैया शेखावत जो हुसैन है ये बहुत ज्यादा निडर थी, फियर्सलेस थी, और यही चाहती थी कि वो जैसे मेंस को सारे तरीके के राइट्स मिलते हैं तो वुमेन्स को क्यों नहीं मिल सकते। सो दिस विल बी आवर राइट आंसर। शी वॉज ऑल्सो अ बेगम एंड भोपाल की बेगम है, बहुत सारे ऐसे बेगम थे। एक्चुअली बेगम जो होती हैं, रानियां होती हैं, उनके पास काफी अच्छा खासा एक रुतबा रहता है, एक पार रहती है, तो उनको बोलने के लिए बंदों को पहले सोचना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई दे आर एबल टू मेक और क्रिएट और कंस्ट्रक्ट अ स्कूल। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 द फर्स्ट उर्दू नॉवल बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम। उर्दू नॉवल, सबसे पहला उर्दू नॉवल कौन से टाइम से रिटन यानी कि लिखना स्टार्ट हो गया था? तो यहाँ पे है हमारे कुछ ऑप्शंस, द लेट 16th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी, लेट 18th, लेट 19th। बेसिकली लेट 16th सेंचुरी के वक्त पे तो ईस्ट इंडियन कंपनी का राज था। लेट 17th के वक्त पे प्लांटेशन वर्क भाई हमारे इंडिया में कैसे करके उसे और बढ़िया करना है, कैसे करके उसका सत्यानाश करना है, वो सब देख रहे थे। लेट 18th के वक्त पे हमारे सारे लोगों को, इंडियन लोगों को पता चलने लग गया कि हाँ अब इंडिया को आजादी दिलानी ही पड़ेगी, अदरवाइज हम पूरा खा जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली लेट 19th सेंचुरी विल बी द राइट आंसर। हमारी आजादी के बाद लोगों ने पढ़ाई को बहुत, वैसे तो पढ़ाई बहुत पहले से इंडिया में हमेशा से एक्टिव रही है, लेकिन इसके बाद हमने राइटिंग, बहुत ज्यादा राइटिंग पे कंसंट्रेट किया। कॉपी प्लांटेशन मतलब जो होता है ना कॉपीज करना, एक तरीके से प्रोडक्शन करना, वो बहुत करा है। फिर प्लांटेशन करा हमने, अपना खुद का सब कुछ उगाने लग गए हर चीज का। देन लेट 19th से ही स्टार्ट हो गया था। शायद उल उरूर करके एक नोवेल का नाम था, तो फर्स्ट नोवेल वाज उल उरूर। ठीक है, सो ये हो गए हमारे आंसर्स। हम रिजल्ट रिव्यू कर लेते हैं। The result is 11 out of 11 correct. So basically हमने सारे के सारे MCQ के सही जवाब दिए हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बढ़िया होते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। हर चीज में एक्सपर्टीज पाने के लिए प्रैक्टिस तो थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। तो बेसिकली अगर आपको स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप evidyarthi.in की वेबसाइट पे आइए। वहां पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको सारी चीजें अवेलेबल मिलेंगी, टोटली फ्री है। साथ ही साथ हम फिर से मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ या फिर एक MCQ के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।